हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी लोगों का क्लास 10th के साइंस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का दूसरा नोट्स लेक्चर है। इस नोट्स लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशंस और उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स में दिया हुआ है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स into products with the help of symbols if elements and molecular formula if compounds of the substances involved. So chemical equation क्या है? ये एक्चुअली एक तरीका है केमिकल चेंज को दिखाने का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जो चेंज हो रहा है उसको दिखाने का। और किसकी मदद से ये दिखाया जाता है? ये केमिकल सिंबल्स की मदद से दिखाया जाता है। अगर आप एलिमेंट्स को दिखा रहे हो तो केमिकल सिंबल्स की मदद से दिखाओगे, और अगर आप किसी कंपाउंड को दिखा रहे हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन एलिमेंट की बात करो तो आप सिर्फ सी सिंबल से दिखाओगे, मगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो जो कंपाउंड है तो आप CO2 उसका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाओगे। सो केमिकल इक्वेशन एक तरीका है जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ chemical reaction in terms of chemical formula of reactants and products in a definite whole number ratio is called stoichiometric ratio. अब एक रेशियो होता है केमिस्ट्री में, उसे हमें कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। ये रेशियो क्या है? ये किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शन आप केमिकल फार्मूला के थ्रू, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूला के थ्रू डिनोट कर रहे हो। तो जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला होल नंबर रेशियो में आप डिनोट कर रहे हो, डेफिनेट होल नंबर रेशियो में, जैसे 1/2 के रूप में नहीं, 3/2 के रूप में नहीं, होल नंबर में 1 2 4, राइट। तो जब आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के केमिकल फार्मूला को होल नंबर रेशियो में डिनोट कर रहे हो, तब उस रेशियो को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। अ केमिकल रिएक्शन मे इन्वॉल्व सेवरल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इक्वेशन में भी आप बहुत सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दिखाओगे, डिपेंडिंग कि कैसा केमिकल रिएक्शन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो एंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ एरो इन अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आप रिएक्टेंट्स के फॉर्मूला लिखते हो, राइट साइड में आप प्रोडक्ट्स के। The formula of reactant and products on two sides of arrow are separated by plus sign if more than one reactants or products are present. So आप एक प्लस साइन का यूज करते हो बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एरो, और वो तब यूज करते हो जब आप एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन जो हुआ, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, वो प्रोडक्ट से वापस आप रिएक्टेंट्स में आ सकते हो, ऐसा कोई रिएक्शन है। अब आप थोड़ी देर पहले आपने पिछले नोट्स में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल, बट जनरली इरिवर्सिबल, कुछ रिएक्शंस डेफिनेटली रिवर्स हो सकते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें आप डबल साइडेड एरो, मतलब जैसे एक एरो इस साइड से इस तरफ है तो दूसरा एरो आप इस साइड से इस तरफ करोगे, इस तरफ की ओर एरो हेड होगा। ओके, तो डबल साइडेड एरो का मतलब है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। कुछ केमिकल इक्वेशंस यहां दिए हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पर, जिसमें एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादातर इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। हम आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी में आपने उसका नाम पढ़ा ही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड नाइट्रेट। इन सबको हीट करने पर ये एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हो, चाहे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो, या लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि क्या आपका प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा एक से कम। यहाँ पे दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल मैंने 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन तीनों रिएक्शंस के फॉर्मूला का नाम या कंपाउंड का नाम और एलिमेंट्स के नाम तो आपको पता चल ही गए होंगे, कंपाउंड्स के नाम आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी है, आपका टास्क है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। ओके, तो आपके लिए कुछ टास्क मैंने और रखे हैं, जैसे दो रिएक्टेंट एंड दो प्रोडक्ट का
आप देख सकते हैं जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक, कॉपर सल्फेट, कार्बन और वाटर, बेरियम क्लोराइड और नाइट्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, माय मिस्टेक, सोडियम सल्फेट। तो आप इन सभी रिएक्शंस में, जो भी रिएक्शंस यहाँ पे दिखाए गए केमिकल इक्वेशंस के थ्रू, आप इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नाम लिखोगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है। इसको जल्दी से करके आप लोग मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे। आप लोगों में से जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आप अपने डाउट्स रेज कर सकें, तो मैं उसका लिंक जल्दी से जल्दी अपने फेसबुक पे शेयर करने वाला हूँ। अभी तो नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको बताऊंगा कि कब मैंने उसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया है, इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के फेसबुक पेज पे शेयर किया है। आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, खैर अगला है, A chemical equation must possess following characteristics। केमिकल इक्वेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे रिप्रेजेंट द ट्रू केमिकल रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन। आपका केमिकल इक्वेशन एक्चुअल रिएक्शन को बता रहा हो, एक्चुअल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर डेफिनेटली वो नहीं कर रहा तो वो काहे का केमिकल इक्वेशन है। इट मस्ट बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म वेदर दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इवन एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट को भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 लिखेंगे आप, ठीक है। इट शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। इट मस्ट बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड शुड बी सेम ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो हमने ये तीन बातें देखी जो एक केमिकल इक्वेशन पोजेस करता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसे पोजेस करना चाहिए, राइट। ओके, अब हम जिस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और मैं मानता हूं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा जैसा कि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा जहां पर आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, राइट। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं, इसके नोट्स में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे जानने लायक। बोल रहा है, एक केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विदाउट प्रॉपर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड अ स्केलेटन इक्वेशन। मतलब अगर एक केमिकल इक्वेशन दिया है और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो नहीं है, मतलब वो प्रॉपर होल नंबर रेशियो में नहीं है, राइट। डेफिनेटली ऐसे इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, राइट। स्केलेटन इक्वेशन के यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो प्रॉपर होल नंबर रेशियो में नहीं है, बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन राइट नाउ। आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करो, तो दे विल नॉट बी सेम। आप उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन इधर 1 है, आप देख सकते हो, एक्चुअली 2 है, और इधर देखेंगे तो कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। आप देखो ऑक्सीजन 3 2 6 है, इधर देखें 2 2 4 1 5 ही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म में उसे स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए Mg और O2, ऑक्सीजन 2 है और अगर प्रोडक्ट में देखें तो एक ही है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी आपका स्केलेटन इक्वेशन है। द स्केलेटन इक्वेशन ऑन बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन टू साइड्स ऑफ एरो लीड्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब हम इसी स्केलेटन इक्वेशन को नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर देते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में सारे एलिमेंट्स के, तो वो बन जाता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम बैलेंस कैसे करते हैं? टू बैलेंस अ गिवन केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप्स आपको मालूम है, मैं जस्ट एक रिवीजन के लिए दे रहा हूं। थोड़ा सा नोट्स में थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका बदला गया है, सो आई होप आपको समझ में आएगा। सिलेक्ट द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन शोइंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप सबसे पहले तो वो स्केलेटन इक्वेशन लिख लीजिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स ऑन वन साइड एंड द अदर साइड ऑफ द एरो। अब एक एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है उसे काउंट कर लीजिए। नाउ सिलेक्ट द फॉर्मूला कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो जब आप नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं तब एक्चुअली आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सिलेक्ट कीजिए एक वो फॉर्मूला जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, and balance the atoms present in it by carefully multiplying the other formula containing those atoms। और अब अगर बराबर नहीं है आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में उस सर्टेन
फॉर्मूला के एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट या किसी दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, मगर किसी ऐसे में जो सर्टेनली, जो पर्टिकुलरली उसी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हो। राइट, अब एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखेंगे। फिर बैलेंस द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन टू साइड विद दिस प्रोसेस, और इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है और वो बहुत जरूरी है, और मैंने आपको एनसीईआरटी में भी जब कराया था तो इस नोट पे गौर करने के लिए बोला था कि सब्सक्रिप्ट्स क्या होता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉर्मूला देखें, यहाँ पे O2 2 है, आपका सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्ट शुड नेवर बी चेंज्ड। आप कभी भी फॉर्मूला में बैलेंसिंग कर रहे हैं, इक्वेशन में बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सब्सक्रिप्ट में कोई चेंज नहीं लाएंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मेरे को इसी को 2 करना है तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा इंस्टेड ऑफ सब्सक्रिप्ट में चेंज करने के। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन इथीन C2H4, इथीन को आप आगे पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। सो व्हेन इथीन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब इथीन एयर में बर्न होता है, एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो फॉर्मूला है इथीन का C2H4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस करेगा तो H2O। ये बन गया इसका स्केलेटन इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो हमारे बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने वो लिख लिया। रिएक्टेंट्स के एटम्स लिख लिए 2 4 2 रिस्पेक्टिवली, और प्रोडक्ट्स के एटम्स लिख लिए 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले वो उठाएंगे, वो फॉर्मूला उठाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। हमको अगर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में देखें, आप कहीं पे भी देखें, तो आमतौर पे हम लोग हमेशा प्रोडक्ट से उठाते हैं। तो प्रोडक्ट में देखें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड उठाओ या वाटर उठाओ, आपको 2 एलिमेंट्स दोनों में मिलने वाले हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया सपोज, क्योंकि वो बैलेंस भी नहीं है तो आराम से उसको उठा सकते हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट साथ साथ में ऑक्सीजन की संख्या भी 2 बढ़ जाएगी, यानी पहले जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 3 था, जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे CO2 में तो ऑक्सीजन की मात्रा 5 हो जाएगी, बिकॉज 2 2 4 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया एंड एक यहाँ पे 5 हो गई। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, जो कि पहले भी था बट अब ज़्यादा हो गया, एंड कार्बन हमारा बैलेंस हो गया, नो डाउट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि हम ऑक्सीजन को भी बैलेंस करें। बट ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बजाय पहले फोकस किया हाइड्रोजन पर, क्योंकि हमने देखा हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 ही है, तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन पे फोकस करते हैं, और उसके लिए हमने प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 हो गया, नो डाउट। मगर इसके बाद आपके ऑक्सीजन में भी चेंज आया है। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा माइन्यूट सा मिस्टेक है लिखने के अंदर। ऑक्सीजन में क्या चेंज आया है, ऑक्सीजन हो गया 2 and 4 that is 6, राइट। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे 2 and 4 that is 6, it should be 6 not 5। ओके, सो आपको शायद दिख नहीं रहा हो, मैं दिखा दूँ, यहाँ पे 5 था मैंने उसको 6 कर दिया। तो हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, कार्बन 2 है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, एक ऑक्सीजन ही है जो एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में 6 है, रिएक्टेंट में 2 ही है, तो अगर हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। हेंस हमने होल नंबर को मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से 2 इक्वेशन मैंने भी आपको दी हैं फॉर होमवर्क, आप इनको बैलेंस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मॉडिफिकेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन केमिकल इक्वेशन, मॉडिफिकेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन केमिकल इक्वेशन। सो सबसे पहली बात है फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहली चीज, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये हेडिंग क्या कह रहा है, ये हेडिंग कह रहा है कि हम क्या मॉडिफिकेशन करें ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन पहले से ज्यादा इंप्रूव हो, राइट, ताकि हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना पाए, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके वो। तो हम उसके अंदर फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बता सकते हैं। कैसे, अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हमको पता है कि सर्टेन एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, तो हम उसके आगे S, L या G रिस्पेक्टिवली लगा सकते हैं, या वेपर स्टेट में है तो V भी हम उसके आगे लगा सकते हैं।
अगर प्रोडक्ट के तौर पर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम एक अपवर्ड एरो डिनोट कर सकते हैं उस एलिमेंट के साथ। AQ, AQ हम यूज करते हैं एक्वस सोल्यूशन के साथ, एक्वस सोल्यूशन। और अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर, जो आमतौर पे उसमें डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, तो हम ये डाउन एरो, ठीक है, हम ये डाउन एरो उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो AQ कब यूज करते हैं, जब एक्वस सोल्यूशन हो। तो एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, वाटर में घोला गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया सोल्यूशन, राइट। जैसे कॉपर सल्फेट अगर क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, जब आपने उसको पानी में घोल दिया तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन है। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। तो ये गैस स्टेट में, ये गैस स्टेट में, यहाँ पे आप लिक्विड स्टेट में मिल रहा है तो लिक्विड स्टेट में, आमतौर पे वेपर स्टेट में मिलता है तो V के रूप में आप डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, हमने एक्वस डिनोट किया। जहाँ इवॉल्व हो रहा है गैस, वहाँ पे अपवर्ड एरो लगाया है, जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वहाँ पे हमने डाउनवर्ड एरो लगाया है। तो इस तरह से आप किसी इक्वेशन में उसकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि एसिड की कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, जैसे कि वो कंसंट्रेटेड एसिड है या वो डाइल्यूट है, आपने उसमें वाटर में उसको डिसॉल्व करके उसको डाइल्यूट बना दिया है। तो अगर डाइल्यूट एसिड है तो आप DIL लिखेंगे, ये दिल नहीं है, ये डाइल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड CONC रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेटेड, राइट। अगला है आपका कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की कंडीशन क्या है, द कंडीशन एट विच अ गिवन रिएक्शन इज मेड आर मेंशन्ड। क्योंकि कई सारे रिएक्शन, मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं, वो आपस में हमेशा रिएक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों है, ये दोनों गैसेस ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगी। पहला तो इसको हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो 200 ATM आप देख रहे हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए, तो 450 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं। और साथ साथ में इनको कैटलिस्ट चाहिए ताकि ये रिएक्शन कर सकें, तो इसमें आयरन और मोलिब्डेनम, तो ये आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम प्रमोटर है, ठीक है। हम प्रमोटर अब आगे पढ़ेंगे, हायर क्लास में स्टडी करेंगे, खैर। मगर इस रिएक्शन के लिए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं, तो आप कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हो। और आमतौर पे जितनी भी ऐसी कंडीशंस होती हैं हम उनको एरो के ऊपर मेंशन करते हैं, ओके। अगला जो चीज़ आप मेंशन करते हो केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो होता है हीट चेंज, जो आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर NCERT में देखा था। डू रिमेंबर? Okay, so generally exchange of heat takes place during chemical reaction and therefore heat evolved or absorbed in a chemical reaction should be represented accordingly. आमतौर पे कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो हीट ली जाती है या हीट रिलीज होती है। तो दोनों केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, वो आप इंडिकेट करेंगे। प्लस साइन प्रोडक्ट के साइड में डिनोट करता है कि हीट रिलीज हो रही है, माइनस साइन डिनोट करता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगली चीज हम मेंशन करते हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन फास्ट हो रहा है। और ये भी चीज़ हम एरो के ऊपर ही मेंशन करते हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। व्हेन अ गैस इज formed in a chemical reaction and if the reaction is carried out in an open vessel, right, तो डेफिनेटली गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी आप मेंशन करते हैं। और डेफिनेटली हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम लोग अपवर्ड एरो के थ्रू करते हैं, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रेसिपिटेट हो तो डाउनवर्ड एरो के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में, इसमें अपवर्ड एरो है, इसमें डाउनवर्ड एरो है, और ये यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो आज के लेक्चर में जो आखिरी चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो अ स्केलेटन इक्वेशन प्रोवाइड्स ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी क्वालिटी बताता है किस तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। मगर अगर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी बताएगा, यानी जो चीज इन्वॉल्व हो रही हैं वो किस क्वांटिटी में इन्वॉल्व हो रही हैं। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन टेल्स ओनली विच रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड, whereas quantitative aspect of a chemical equation provides the stoichiometric ratio in which reactants are used and products are formed. So अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो सिर्फ हमको रिएक्टेंट का टाइप या प्रोडक्ट का टाइप हमको उससे पता चलता है कि किस टाइप का रिएक्टेंट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है।
मगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में अगर हम जाएं तो हमको एग्जैक्टली रेशियो पता चलता है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो पता चलता है कि कितना रिएक्टेंट कितना रिएक्टेंट आपस में मिलकर कितना प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यानी जो भी रिएक्टेंट मिल रहा है वो किस क्वांटिटी में मिल रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें, जैसे कि मोल रेशियो हमको मिलता है, मॉलिक्यूलर रेशियो मिलता है, मास रेशियो मिलता है, वॉल्यूम रेशियो मिलता है। वॉल्यूम रेशियो की अगर हम बात करें गैसियस स्टेट में ही सिर्फ मिलता है और एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर ही मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं एक इक्वेशन के साथ उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे गैसेस लिखा है, मैंने पिछली बार ही बोला था वेपर फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे इजीली देख करके बता सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर रेशियो पता चल जा रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से आपको मोलर रेशियो पता चल जा रहा है। मॉलिक्यूल्स में देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहा है। इससे आप नंबर ऑफ सब्सटेंसेस भी बता सकते हो, बिकॉज आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। सो 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। या अगर आप इसे ग्राम एटॉमिक मास से बताएं तो, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, सो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर 36 ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है। या वॉल्यूम में बताएं तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बना रहा है, राइट। तो आई होप ये बात समझ में आई हो आपको। तो ये सारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पता चलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। यहाँ पे नोट है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एंड नॉट एब्सोल्यूट मास। तो एटॉमिक मास जो किसी भी एलिमेंट का होता है वो उसका रिलेटिव मास होता है। याद रखिएगा, हम लोगों ने रिलेटिव मास पढ़ा था लास्ट ईयर 9th क्लास में भी, कि किसी दूसरे एलिमेंट के रिलेशन में उसके मास को निकाला गया है। तो एटॉमिक मास जो किसी एलिमेंट का है वो रिलेटिव मास है, वो उसका एग्जैक्ट एब्सोल्यूट मास नहीं है। सो हमारे आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा जो हम अगले लेक्चर में उठाएंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे। आई होप आप नोट्स वाले लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो और इसके थ्रू आप अपने नोट्स को भी समय पे कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।